चलिए, आई एम ऑडिबल, आई एम ऑडिबल, आ रही है क्या? इसके पहले क्या था? इसके पहले क्या था? ये इसके एक बार पहले क्या? हाँ, ये हो गया था लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन। नहीं, एक मिनट देखिए, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन मेथड मैंने आपको बताया था कि अगर मान लिए कोई फिजिकल क्वांटिटी दो से ज्यादा टर्म है, जैसे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर इस तरीके से कोई इक्वेशन है तो इस इक्वेशन को हम डायमेंशन मेथड की मदद से डिराइव नहीं कर सकते हैं, बताया था। पहला लिमिटेशन, लिमिटेशन यानी कमियां। एक एक बात ध्यान से देखिए, लिमिटेशन यानी कमियां। पहली कमी 100% क्लियर है सबको? जिसमें जिसको थोड़ी भी डाउट हो वो दोबारा पूछ सकता है, और आगे जाने देगा तो हम ये मान के चलेंगे कि इसको आता है। ये कल नहीं, इसके पहले का जब भी पीरियड था तब मैंने ये बताया था, ठीक है ना? तो अगर आगे जाने देगा तो हम मान के चलेंगे उसको, वो समझ में आ गया, ठीक। और जो भी डाउट्स हो हमसे डायरेक्ट पूछे, जब मैं यहाँ खड़ा हूं तो डायरेक्ट हमसे बताने में क्या दिक्कत है ना? मुझे अपनी नॉलेज नहीं दिखाना है, मुझे आपको इंप्रूव करना है। तो पहली बात ये देखिए, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया कि दो टर्म्स, ठीक है ना? अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दो टर्म्स पर डिपेंड करती है, ठीक है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन हम डायमेंशन मेथड की मदद से नहीं निकाल सकते। एक बार समझ में आ गई? सबको क्लियर है बेटा? बोलो, एकदम क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखिए, अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशन सेम है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल क्वांटिटी सेम हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया कि वर्क का डायमेंशन क्या होता है? एफ इंटू डी, ठीक है ना? और टॉर्क का डायमेंशन क्या होता है? एफ इंटू डी। दोनों का डायमेंशन एक ही है। टॉर्क फोर्स इंटू फोर्स आर्म है, और वर्क क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर दो क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल क्वांटिटीज भी सेम है, ठीक है? तो ये दूसरा डिमेरिट था डायमेंशन मेथड का। ये दोनों डिमेरिट समझ में आया? सिंपल सिंपल है, वही सब बात यहाँ लिखी है। अब हम देख के बड़ा नहीं बताएंगे लाइन से, हम बता चुके हैं, एक बार जल्दी से दोहरा रहे हैं, ठीक है ना? ये बात दो क्लियर है। तीसरी बात मैंने बताया था कि डायमेंशन मेथड से हम कांस्टेंट्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मूला की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। जैसे डायमेंशन मेथड को अप्लाई करके हम ये तो डिराइव कर सकते हैं कि T इज इक्वल टू के अंडर रूट एल बाई जी, ये डिराइव कर सकते हैं। अगर कह दिया जाए कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम उसके लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, तो किस तरह से डिपेंड करता है ये तो हम बता सकते हैं, ये तो हम बता सकते हैं। बात समझ में आ रही ना? लेकिन ये इसमें अगर कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व है तो इसकी वैल्यू डायमेंशन मेथड से हम नहीं निकाल सकते। समझ में आया बेटा? क्लियर हो रहा है? नहीं निकाल सकते हैं। एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? T बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। लेकिन 2 पाई की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? 2 पाई की वैल्यू हम निकालते हैं एक्सपेरिमेंटली। दिस कैन नॉट बी फाइंड विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन मेथड। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला, राइट? तो 3-4 ड्रॉबैक बता दिए। इधर देखिए, अब पांचवा ड्रॉबैक, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो कोई जरूरी नहीं कि वो करेक्ट है। कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली रॉन्ग है तब तो सर्टेन है कि वो रॉन्ग है, ये बता चुके हैं। ड्रॉबैक्स मतलब लिमिटेशंस। देखिए, थ्योरी बहुत सिंपल है और सबका साइक्लोस्टाइल नोट्स है, वही मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम लोग क्वेश्चंस पे ही लगाएंगे, है ना? और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट, कुछ भी हो तो डायरेक्ट बोल दीजिए। बिकॉज मैं उस तरह का टीचर नहीं ना हूं कि फोर्स करता हूं आप लोग को कि लीजिए जबरदस्ती मेरी बात मानो। तो आप बताइए यहां मुझे दिक्कत है तो मैं उसको इंप्रूव करूंगा। मैं तो बहुत फ्रेंडली रहता हूं, है ना? तो मैं इसको इंप्रूव करूंगा, ठीक है? तो अब आप नेक्स्ट चीज देखिए कि जैसे मान लीजिए ये 4-5 मैंने लिमिटेशन बता दिया, उसका छठा लिमिटेशन ये है डायमेंशन मेथड का कि कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो कोई जरूरी नहीं कि वो करेक्ट है, ठीक है ना? लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है तो सर्टेन है कि वो रॉन्ग है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेके बताएं, अगर T बराबर
अंडर रूट एल बाई जी, ये इक्वेशन दे दिया जाए, t बराबर अंडर रूट एल बाई जी, मान लिए ये इक्वेशन दे दिया जाए और पूछा जाए कि इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, तो करेक्टनेस को चेक आप कैसे करते हैं? ये आवाज तो नहीं खटखड़ाएगी? करेक्टनेस को चेक आप कैसे करते हैं? डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो इस केस में भी आप देखेंगे कि डायमेंशन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का इस इक्वेशन में भी सही होगा, गलत नहीं होगा। लेकिन ये इक्वेशन तो गलत है, इक्वेशन तो सही नहीं है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है कि इफ द डायमेंशन ऑफ अ इक्वेशन is equal at right hand side and left hand side, then it is not necessary that the equation is correct. equation may be correct. ये सारी बात एक्सप्लेन कर चुके हैं ना बेटा? अच्छा, नेक्स्ट बात, if the dimension, if the right hand side and left hand side dimension of a equation is wrong, तो उस केस में तो सर्टेन है कि इक्वेशन रॉन्ग है। लेकिन अगर डायमेंशन करेक्ट है तो भी हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि वो इक्वेशन राइट है। ये बात समझ में आई? समझ में आ गई बेटा? तो ये भी एक डिमेरिट है, ये भी एक कमी है डायमेंशन मेथड की। बात समझ में आई बेटा? एकदम क्लियर रखिए, एकदम साफ रखिए। आप पहली बात ये सोचिए कि अभी 1 महीने का पीरियड हुआ है, 1 महीने के पीरियड में आपने कितने सवाल लगाए, सब रिकॉर्डेड है और अभी शुरुआत है, इससे ज्यादा तेज आगे होता जाएगा। तो इतने में जो 100% समझा वो तो बहुत ही अच्छा है, वो तो एक्सीलेंट लड़का है। लड़के तो सब ठीक होते हैं, मतलब वो एकदम एक्सीलेंट लेवल पे है। लेकिन जो 50% से भी ऊपर जिसने बातों को समझा वो भी बहुत अच्छा गया, क्योंकि दोबारा लौट के आएंगे ना, दोबारा लौट के आएंगे उन पे। अभी 2 साल है, 2 साल में 4 बार 5 बार जब मारेंगे तो सब लोग रिफ्लेक्स में आ जाएंगे, सबके रिफ्लेक्स में आ जाएगा, ठीक है ना? अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखिए, एक और डिमेरिट है, एक और डिमेरिट है डायमेंशनल मेथड की। वो डिमेरिट ये है कि अगर किसी इक्वेशन में साइन कॉस टेन लॉग ई पे पावर एक्स इन्वॉल्व है, अगर किसी इक्वेशन में साइन कॉस टेन ई पे पावर एक्स लॉग इस तरीके की बातें इन्वॉल्व हैं, तो डायमेंशन मेथड की मदद से हम उन इक्वेशंस के बीच रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? साइन इन्वॉल्व है, कॉस इन्वॉल्व है, टेन इन्वॉल्व है, ठीक है, और उसका लॉग इन्वॉल्व है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शंस के बीच रिलेशन हम डायमेंशन मेथड की मदद से नहीं निकाल सकते हैं। ये भी एक कमी हो गई, ये भी एक कमी हो गई ना, बोलो भाई? तो यहां तक की बात एकदम क्लियर है। अब इससे ज्यादा कुछ मत पढ़िएगा, कुछ मत पढ़िएगा, है ना? सवालों पे आइए। देखिए, अब यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग, यहां पे कुछ क्वांटिटीज दिया है और यहां उनकी वैल्यू दिया है। बताइए कैसे मैच करेंगे? कौन करेगा? हाथ उठाइए, कौन कर लेगा? हाथ उठाइए, कौन कर लेगा? बोलिए, इसको मैच करिए। देखिए, जो ऐसे बराबर 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 उठाता जाएगा उसका आत्मविश्वास बढ़ता 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 जाएगा। चलो बताओ बेटा। डायमेंशनल वेरिएबल फोर्स है, बिल्कुल सही बेटा। डायमेंशनलेस वेरिएबल एंगल है, बिल्कुल। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? 1 सेकंड हो गया, जल्दी आइए, जल्दी करिए। फिर से लोड करना पड़ेगा। लो इधर दीजिए। और चलिए बैठ जाइए। तो देखिए, बिल्कुल सही बता रहा हूँ, कर लोगे, बैठ जाओ, वेरी गुड, ठीक है ना? देखो, अभी आ जाने दो, करते हैं। जेई वाले भी लड़के इस तरह से कर सकते हैं। ऐसे मान लिया कि 100-200 क्वेश्चन है वार्म अप के लिए किसी चैप्टर में, तो वार्म अप कर लिए एरन वाले से और फिर वहां से एडिशन कर लीजिए, जैसा भी चाहिए कर लीजिए, है ना? तो यही है। चलिए आगे करिए, आगे करिए, आगे करिए। चलिए, लिमिटेशंस ऑफ दिस मेथड।
चलिए धन्यवाद। तो देखिए ये डायमेंशनल वेरिएबल आपका फोर्स होगा, बिल्कुल सही बोला। डायमेंशन लेस वेरिएबल एंगल होगा, बिल्कुल सही बोला। डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होगा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और डायमेंशन लेस कांस्टेंट पाई होगा। बात समझ में आ गई ना? ये होगा। तो चलिए क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। हम लोग लाइन से फॉलो कर रहे हैं। एक सबसे अच्छी शीट जिससे सबसे ज्यादा रिजल्ट बनता है उसको लाइन से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। आप आज आई हैं तो पुराने वीडियोस को एक बार देखकर थोड़ा सा फील बनाइए, ठीक है ना। और यहाँ से चलते जाइए। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा काइनेमेटिक्स, तो वहां से आपके लिए एकदम नया होगा, ठीक है ना। और पहले 2-3 चैप्टर आर्बिट टाइप के, एक मिनट मत करिए। काइनेमेटिक्स के बाद से फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट आ जाता है, इंटरेस्टिंग बातें आने लगती हैं। ये सब याद करने की बहुत सी छोटी छोटी बातें लेकिन एक बार सिलेबस में तो कवर कर दे रहे हैं, है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। कौन बताएगा? डायमेंशंस बताना है, कौन बताएगा? देखिए, बाकी लोग को क्यों नहीं बता रहे हैं? बाकी लोग क्यों नहीं बता रहे हैं? चलो बताओ बेटा, फट से जल्दी जल्दी बता के चुप हो जाओ। हैं? टेम्परेचर का हाँ चलिए ठीक है ना। बेस क्वांटिटी है, केल्विन होगा। टेम्परेचर का केल्विन होगा। फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? वर्क के बराबर होता है। हाँ हाँ चलिए ठीक है, वो सही बता रहे हैं, बढ़िया बता देंगे आप। तो मैं बता रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन वही होता है जो वर्क का होता है। और वर्क का क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का डायमेंशन m, एक्सेलरेशन का LT-2 इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा, इसका डायमेंशन फर्दर आ जाएगा ml² T-2। बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर है? एकदम साफ है? बोलिए, एकदम स्पष्ट है? आराम आराम से चलिए। आज मैं स्पीड एकदम धीमे कर दे रहा हूं क्योंकि वो डिस्कशन हम लोग कर लेंगे जब क्लास एंड होगी, तो आप तुरंत चले जाइएगा। हम लोग कुछ बात करेंगे, फिर आपसे बार बात करेंगे, ठीक है ना। वो डिस्कशन जब कर लेंगे तो फिर हम लोग आगे आएंगे। एकदम धीमे में चलना है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एंगुलर स्पीड, इसका डायमेंशन। एंगुलर स्पीड क्या होती है? एंगुलर स्पीड क्या होती है? बोलिए, एंगुलर स्पीड क्या होती है? v/r। v/r। तो v/r का जो डायमेंशन होगा वही एंगुलर स्पीड का होगा। तो v का क्या है? LT-1। क्या है? LT-1। और r का क्या है? l। तो ये कट गया, तो एंगुलर स्पीड का डायमेंशन क्या है? T⁻⁻1। बात समझ में आ रही है? एकदम साफ है, एकदम साफ है। इस पीरियड में मैं एकदम धीमे धीमे चलूंगा, ठीक है ना। पहले आपस में हम लोग मीटिंग करके डिसाइड कर लेंगे लाइन ऑफ एक्शन, तब फिर वही तेज, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, प्रेशर का डायमेंशन है। प्रेशर, तो प्रेशर क्या होता है बेटा? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यही ना होता है। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? पहले फोर्स का डायमेंशन होगा mLT-2 मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? समझ में? हाँ, तो इसको हटा दीजिए, अलर्ट होके एकदम, जैसे बच्चे बैठते हैं एकदम अलर्ट, ठीक है। देखिए mLT-2 और एरिया का क्या है? L²। तो इसका फिर डायमेंशन हो जाएगा mL पे पावर -1 T पे पावर -2। बात समझ में आ रही है ना बेटा? क्लियर है? साफ हो रहा है? बोलो भाई, क्लियर हो रहा है ना? हाँ, एकदम साफ होना चाहिए। अच्छा अब आप देखिए, ये प्रेशर का डायमेंशन हो गया, एंगुलर स्पीड का हो गया, टेम्परेचर का हो गया, काइनेटिक एनर्जी का हो गया, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन यहां है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक कांस्टेंट h। तो कौन बताएगा? बोलिए। सबसे पहले प्लैंक कांस्टेंट का इक्वेशन बताइए। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है? E बराबर h/μ। E बराबर h/μ, यही ना होता है? अरे, एनर्जी बराबर प्लैंक कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी है h/μ, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी।
ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 बाय टाइम पीरियड, 1 बाय टाइम पीरियड। तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, हाँ हाँ बिल्कुल सही, एनर्जी इंटू, ये इसको लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/t, तो एनर्जी इंटू टाइम का डायमेंशन होगा, एनर्जी इंटू टाइम का डायमेंशन होगा। बात समझ में आ रही है। एनर्जी का डायमेंशन क्या है, एनर्जी क्या है, ml²t-2, अभी अभी निकाले हैं आप लोग। और टाइम का डायमेंशन क्या है, t पे पावर 1, तो ये हो जाएगा ml² t पे पावर -1। यहां की बात सबको समझ में आ गई, बोलो बेटा, एकदम साफ है ना, एकदम धीरे धीरे जाएंगे, बेबी स्टेप्स, एकदम बेबी, सुपर बेबी स्टेप्स लेंगे। 5-6 सवाल कराएंगे इस क्लास में, फिर हम लोग मीटिंग करेंगे और फिर स्पीड तेज कर देंगे, या उसी समय बताएंगे, ठीक है ना, समझ में आया। अच्छा अब नेक्स्ट चीज देखो बेटा, इधर देखो, इधर देखो, एक क्वेश्चन बढ़िया आ रहा है, कहां किए हैं, ये नहीं हुआ, देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v in a circle of radius r depends upon mv and r. Derive a formula for the centripetal force using the theory of dimensions. कह रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स मास, वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे डिपेंड करती है, तो हमको सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन बताना है मास, वेलोसिटी और रेडियस से। तो आप क्लास 9-10 में पढ़े mv²/r है ना, लेकिन उसको डायमेंशन के मेथड से कैसे निकालेंगे, जरा इसको आप बताइए, आप बताइए, अब आपको थोड़ा सा पढ़ा चुके हैं, खड़े होइए, अच्छा बुरा जो भी बताना बताइए, कैसे निकालेंगे बताइए। आप अच्छा कर सकते हैं, ऐसा मेरा गट फीलिंग कहता है, बताना चाहिए आपको। चलिए बैठिए, तुम बताओ बेटा, तुम नहीं बताओगे, क्यों नहीं बताओगे, नहीं ये कौन सी बात हुई यार, ये बहुत कठिन चीज है। देखिए जो रेगुलर जवाब दे रहा है वही निकलेगा। बताओ बेटा कैसे करोगे। हाँ चलो लगा लोगे, ठीक बोल रहा, बिल्कुल सही, ऐसे ही हमको चाहिए। रुक जाओ, आप लोग जितना जल्दी लाइन ऑफ एक्शन बता देंगे उतना जल्दी हम भाग जाएंगे। देखो एक बात बताएं, मैंने 45 क्वेश्चन भी 1.5 घंटे में किए हैं, मेंस लेवल के 45 क्वेश्चन, लेकिन उसके पीछे बच्चे भी उस स्टेज पे थे, बच्चों का सब प्रिपेयर्ड था, उनको बस इशारा करना था। आप भी 2 साल बाद उस स्टेज पे आ जाएंगे, आज ही नहीं ना है, आज ही नहीं ना है। आज मान ली 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो खट 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 देखते ही बोल दे रहे हैं, ठीक है ना, धीरे धीरे अब उस स्टेज पे आ जाएंगे तो उस हिसाब से हम स्पीड बढ़ा देंगे। तो देखिए सीधी सी बात है, इसमें कह रहा है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इतने फैक्टर पे डिपेंड करता है, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। मास, वेलोसिटी और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ पे डिपेंड करता है। फिर आपसे ये बता दिया है कितनी बातों पे डिपेंड करता है। देखिए फिर आपसे बोल रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, मास, वेलोसिटी और रेडियस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। ये मत बोलिएगा चाचा मामा का रिलेशन है, ये मत बताइएगा क्या रिलेशन है। तो रिलेशन आपने क्लास 9-10 में पढ़ा है, mv²/r, तो उसको आप डिराइव कैसे करेंगे, बोलिए कैसे डिराइव करेंगे, बताइए, बोलिए भाई कैसे डिराइव करेंगे। तो जैसे वो लड़का बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है, वो बोल रहा है कि हमको रिलेशन नहीं पता है। रुक जाइए, हमने थ्योरी पढ़ाते समय आप वीडियोज में देखिएगा तो t = 2π√L/g को डिराइव करके बताया है। तो फिर हमने बोला है कि इसी तरीके से सारे रिलेशन डिराइव किए जा सकते हैं। अगर आपको रिलेशन, अगर आपको यह पता हो कि ये फिजिकल क्वांटिटी कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो सारे रिलेशन आप डिराइव कर सकते हैं। हाँ, कांस्टेंट्स अगर इन्वॉल्व है तो वो डिराइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन
फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन आप डिराइव कर लेंगे, ये बताया था ना, बोलो भाई। तो जैसा वो लड़का बोल रहा है, हमको नहीं पता है कैसे डिपेंड करती है, तो हमने मान लिया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। फिर मान लिया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, फिर मान लिया मास पे पावर ए, वेलोसिटी पे पावर बी और रेडियस पे पावर सी। हमको नहीं पता है किस तरह से निर्भर करता है, तो हमने मान लिया, हमने एज्यूम कर लिया कि मान लिया मास पे पावर ए पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे पावर बी पे डिपेंड करता है और रेडियस पे पावर सी पे डिपेंड करता है। ये हमने एज्यूम कर लिया, ये हमने एज्यूम कर लिया बेटा, समझ में आ रहा है। अच्छा अब देखिए, दिस इंप्लाइज दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m पे पावर a, v पे पावर b और r पे पावर c। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। अब जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, अब जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू k, m पे पावर a, v पे पावर b, r पे पावर c। ये आ जाएगा, आ जाएगा बेटा, बोलो आ जाएगा ना। अब इधर देखिए, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अब देखिए, हाउ शी विल लर्न, टेल मी इफ द पर्सन हु इज 100% फोकसिंग, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। देखिए ऐसा है कि इसके पहले वाला क्लास आपने डायमेंशन का किया था, अब शांत रहिए, अब शांत रहिए। देखिए डायमेंशन एनालिसिस के जो वीडियोस हैं इसके पहले के, हाँ अच्छा, आप चलिए पीछे का सब बोल रहे हैं, अभी आप रुक जाइए, आपका बाद में हम देखते हैं। अ फोर्स इज इक्वल टू के मास पे पावर ए, वी पे पावर बी और आर के पावर सी, ठीक है ना। तो अगर ये इक्वेशन करेक्ट है, इफ दिस इक्वेशन इज करेक्ट, इफ दिस इक्वेशन इज करेक्ट, अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, पीछे से क्लियर है एकदम, आपको क्लियर है, आपको है, आपको प्रॉब्लम है, इसकी जस्ट बात फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, बीच में इंटरप्ट करके फिर शुरू से पढ़ाएंगे नहीं ना। तो अब देखिए, अगर ये इक्वेशन सही है तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड बराबर डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तो अब डायमेंशन बराबर कर दीजिए। इधर का डायमेंशन क्या होगा, ml t-2, और इधर का डायमेंशन क्या होगा, क्या होगा, m पे पावर a और lt-1 पे पावर b और l पे पावर c, ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना। अब जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा ml t पे पावर -2 इज इक्वल टू k, अंदर आ जाएगा m पे पावर a, l पे पावर b प्लस c, l पे पावर b प्लस c और t पे पावर -b, ये आ जाएगा। यहां तक की बात सब लोग समझ गए, बोलो भाई, यहां तक की बात क्लियर है ना, यहां तक का स्पष्ट है, क्यों भाई बताओ तुम, यहां तक की बात क्लियर है ना, यहां की बात आपको क्लियर है? आपको भी हम इसके बाद देखते हैं, है ना। अब आप नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट चीज देखिए, अगर दोनों साइड बराबर है, अगर दोनों साइड बराबर है, अगर दोनों साइड के डायमेंशन बराबर हैं तो m का डायमेंशन यहां क्या है, 1, m का डायमेंशन क्या है, 1 है। तो यानी दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1। ये बात सब लोग समझ गए, समझ गए। अब देखिए l पे पावर 1 है और l पे पावर b प्लस c है, यानी कि b प्लस c बराबर 1, b प्लस c बराबर 1, और यहां t पे पावर -2 है और t पे पावर -b है, यानी कि b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2, यहां t पे पावर -2 है और t पे पावर -b है, इसका मतलब है b बराबर 2। बात क्लियर है बेटा, बोलो भाई, साफ है। अच्छा, अब अगर b बराबर 2 है, सुनिए, ये तीन चीजें आ गई, a बराबर 1, b प्लस c बराबर 1 और b बराबर 2,
तो अगर B बराबर 2 है तो C बराबर कितना होगा? -1, -1। इसका मतलब इतनी बातें आ गई, A बराबर 1, B बराबर 2 और C बराबर -1। इतनी बात आ गई बेटा, आ गई कि नहीं आ गई? बोलो। तो अब इसको पुट करोगे यहां पे, यहां पुट करोगे, ये रिलेशन हमारा आया था ए बी और सी के टर्म में, और ए बी सी की वैल्यू हमारी आ गई। तो अब इस रिलेशन में अगर ए बी सी की वैल्यू पुट करोगे तो सेंटीपिटल फोर्स कितना आ जाएगा? के एम पे पावर 1 वी पे पावर 2 और आर पे पावर -1। तो ये आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट फोर्स इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर बाई आर। ये रिलेशन आपका आ जाएगा, ठीक है ना। और के जो है कांस्टेंट इन्वॉल्व है, तो वो डायमेंशन मेथड से नहीं निकल सकता है, ये डिमेरिट ऑफ द डायमेंशन मेथड है। ये बात पहले डिस्कस हो चुका है। और के को जब एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बात समझ में आ रही ना? तो मैंने आपको जैसे डायमेंशन पहले पढ़ाया, एक बार नेट शेल में बोल दे रहे हैं फिर से। डायमेंशन क्या है? कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वो पावर जिसपे किसी बेस फिजिकल क्वांटिटी का वो पावर जिसपे उसको रेस किया जाए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को प्राप्त करने के लिए, तो वो पावर डायमेंशन कहलाता है। द पावर टू विच बेस फिजिकल क्वांटिटी इज रेस्ड टू गेट द यूनिट ऑफ द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो ये मैंने बताया डायमेंशन क्या होता है। फिर मैंने बताया था कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। फिर मैंने बताया था डायमेंशन इक्वेशन क्या होता है। और फिर मैंने बताया था कि डायमेंशन के क्या क्या यूज हैं। 3 यूज थे। एक तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना, और दूसरी बात कोई इक्वेशन सही है कि नहीं इसको चेक करना। इसको चेक करने के लिए दोनों साइड का डायमेंशन बराबर करेंगे। अगर दोनों साइड का डायमेंशन बराबर है तो इक्वेशन सही हो सकता है, ये नहीं कि है, हो सकता है। लेकिन अगर डायमेंशन गलत है तो इक्वेशन गलत होगा। बात समझ में आ रही ना? और तीसरा यूज हमने बताया था कि डायमेंशन मेथड की मदद से हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बीच क्या रिलेशन है ये निकाल सकते हैं। जैसे रिलेशन के तौर पे मैं बताऊं, फोर्स का मास और एक्सेलरेशन से क्या रिलेशन है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मोमेंटम का मास और वेलोसिटी से क्या रिलेशन है? मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी। इंपल्स का फोर्स और टाइम से क्या रिलेशन है? इंपल्स बराबर फोर्स इनटू टाइम। या सेंट्रीपिटल फोर्स का मास वेलोसिटी और रेडियस से क्या रिलेशन है? फोर्स बराबर mv स्क्वायर बाई आर। तो इस तरह के जितने भी फिजिकल रिलेशन है, ये फिजिकल रिलेशन हम डायमेंशन मेथड की मदद से निकाल सकते हैं, ये समझाया था। उसमें से एक को मैंने निकाल के भी दिखाया था, t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। इसको मैंने क्या किया था? निकाल के भी दिखाया था ना बेटा। अब सब तो दिखा नहीं सकते हैं, सब नहीं दिखा सकते हैं ना, नहीं तो कहीं 1000 रिलेशन है साल भर वही निकाल के दिखाते रहे। एक तो निकाल के दिखा दिया, फिर मैंने कहा बाकी जब आएगा तो आप निकाल लेंगे। तो एक यहां पे आया, देखिए देखिए, जो एकदम अनडिवाइडेड देख रहा है वो सीख सकता है, और जिसका थोड़ा भी अटेंशन दाएं में है वो कैसे सीखेगा? वो सीख ही नहीं पाएगा, सीधी सी बात है। हाँ बोलिए, थर्ड स्टेप कौन सा? ये वाला एम एल टी माइनस 2 बराबर के एम पे पावर ए। वेलोसिटी एल टी -1 होता है, एल टी -1 पे पावर बी, और आर रेडियस क्या है? एल, एल पे पावर सी। अब जब इसको खोला तो एम पे पावर ए हो गया, एल पे पावर बी था और एल पे पावर सी, दोनों को ऐड करेंगे तो एल पे पावर बी प्लस सी। और टी पे पावर -1 था, और होल ब्रैकेट में उसके बाद यहां बी है, तो टी पे पावर -b हो गया। अब क्लियर हो गया? ठीक है। तो अब आपके सामने क्वेश्चन भी आ गया कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। तो वो रिलेशन डायमेंशन मेथड की मदद से हमने निकाल लिया। हमने किया क्या? हमको रिलेशन तो पता नहीं था, तो हमने कहा कि मान लीजिए फोर्स ऐसे डिपेंड करता है, जहां ए बी सी कॉन्स्टेंट है, जहां पे ए बी सी क्या है? कॉन्स्टेंट है। हमें रिलेशन तो पता नहीं है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि ऐसे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर ऐसे डिपेंड करता है तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। तीनों को कंबाइन कर दिया, तीनों को क्या किया? कंबाइन कर दिया।
अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया। बात समझ में आ रही है? फिर अगर ये इक्वेशन सही है, इफ दिस इक्वेशन इज करेक्ट, देन डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना? इससे हमारी ए बी सी की वैल्यू आ गई, और ए बी सी की वैल्यू जब यहां पे हमने पुट की इस इक्वेशन में, तो हमारा रिलेशन के एम बी स्क्वायर बाई आर आ गया। ठीक है ना? और हमने पहले ही आपको बताया था डिमेरिट ऑफ डायमेंशन में कि जो कांस्टेंट्स इन्वॉल्व हैं वो डायमेंशन मेथड की मदद से हम नहीं निकाल सकते हैं। कांस्टेंट्स को निकालने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करके ही निकाल पाएंगे। यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई? एकदम साफ है? बोलिए भाई, 100% साफ है ना? बोलो भाई आर्मी है, आया है ना? हाँ, पकड़े हो ना? पकड़ लिए? सही पकड़े हैं? पकड़ लिए? बोलो। और देखो, जो बच्चा एक बार में 100% सीख रहा है अच्छे अच्छे सवाल, वो उसकी खुद की काबिलियत है, वो पहले से कर रहा है, तो उसको देख के डिप्रेस नहीं होना है, उसको देख के डिप्रेस नहीं होना। आप अगर 50% से ऊपर फर्स्ट गो में सीख जाते हैं क्वेश्चन, तो ये भी तो सोचिए कि आप किस मॉड्यूल से क्वेश्चन लगा रहे हैं। क्या इस तरह की चीज आप लोग पहले लगाते थे 9th-10th में? आप नीट और आईटी लेवल के क्वेश्चंस लगा रहे हैं, ये भी तो सोचिए। उसको जब सेकंड राउंड, थर्ड राउंड होगा तो वो एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये भी तो देखिए कि कितने दिन से हो रहा है, इतने दिन में हमारा इतना सवाल हो गया। तो इसी रेशियो से चलेंगे तो हम 6-7 महीने में खत्म कर देंगे। ये बात ध्यान दीजिए, ठीक है ना? अच्छा, अब नेक्स्ट चीज देखिए, अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आ रही है, सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स। इसमें 10-12 रूल हैं, सुनिए 10-12 रूल हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब समझिए। इधर देखो बेटा, सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब समझिए। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है उतने डिजिट जितना हम करेक्टली मेजर कर सकें, और प्लस एक अनसर्टेन डिजिट। ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एनी मेजरमेंट होता है। किसी भी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने होते हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट्स किसके बराबर होते हैं? वो उतने डिजिट जो हम करेक्टली मेजर कर सकें, और प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। अभी हम समझा दे रहे हैं बढ़िया से, प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। जैसे मान लीजिए आप मेजर करते हैं किससे? सेंटीमीटर स्केल से। तो सेंटीमीटर स्केल का लोएस्ट डिवीजन कितना है? मिलीमीटर। सेंटीमीटर स्केल का लोएस्ट डिवीजन क्या है? मिलीमीटर। तो चलिए हम समझाने के लिए आपको समझा रहे हैं, आपको समझाने के लिए समझा रहे हैं। मान लीजिए कि ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। इधर देखो, ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है, मुझे पता है, लेकिन आपको बातें खूब अच्छे से समझाने के लिए, हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को क्लियर करने के लिए ये बात हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए, वॉइस आ रही है ना? वॉइस आ रही है? जैसे मान लीजिए ये दूरी 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर ये दूरी है, तो इसमें 10 डिवीजन होंगे। एक देखा, इतना मोटा मोटा करेंगे तो हो गया खेल। और दूसरा 2, 3, देखिए स्ट्रेट नहीं आ रहा है। अब इस पे मत कह दिया कि सर जो लाइन बनाते हैं वो स्ट्रेट नहीं होती है। तो अब आप देखिए, ये 3 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर की ये दूरी है। सिग्निफिकेंट डिजिट को पहले बढ़िया समझिए। 1 सेंटीमीटर की ये दूरी है, तो 1 सेंटीमीटर में जो आपका सेंटीमीटर स्केल होता है उसमें 10 डिवीजन होते हैं, ठीक है ना? तो लोएस्ट दूरी जो आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर है। लेकिन कभी कभी ऐसा केस भी आता है, जैसे मान लीजिए कोई चीज आप मेजर करने गए, कोई चीज आप मेजर करने गए, तो आप मेजर कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए पेन ही मेजर करनी है तो ऐसे रखते हैं, तो पता लगा कि आपका आया यहां तक, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, एज्यूम कर लिए यहां पे तक, यहां तक पेन में 6 सेंटीमीटर है। देखो इधर देखो भाई, ध्यान से देखो, फिर बाद में बोलोगे इसको बढ़िया से देखिए सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है ना? हाँ, तो मान लीजिए यहां तक ये 6 सेंटीमीटर है, इसके बाद यहां पे 7वां सेंटीमीटर है, अब बीच में मिलीमीटर है, तो आप कहेंगे 6 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर, जहां तक ये एंड पॉइंट मिलता है वही आप इसका डिस्टेंस बता देते हैं। बता देते हैं ना? बोलो भाई।
लेकिन अगर मान लीजिए कोई इस तरीके से हो, ऐसे हो, ए यहीं तक हो, मान लीजिए यहीं तक दूरी हो, तब कैसे आप मेजर करेंगे? यहां पे तो आप कह देंगे 1 मिलीमीटर, लेकिन ये वाली दूरी या तो आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई दूरी आप मेजर करने जा रहे हैं और लोएस्ट डिवीजन हमारे पास क्या है, 1 मिलीमीटर का, लेकिन कोई दूरी ऐसी है जो 3 मिलीमीटर से ज्यादा है और 4 मिलीमीटर से कम है, तो क्या उतना डिस्टेंस आप मेजर नहीं करेंगे? मेजर करेंगे, नहीं मेजर करेंगे? मेजर करेंगे ना। आमतौर पे नहीं करेंगे, आमतौर पे उसकी इतने माइन्यूट मेजरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। आप कपड़ा खरीदने गए, कोई सामान खरीदने गए, मान लीजिए बांस का फट्टा खरीदने गए, तो फट्टा में इतना माइन्यूट मेजरमेंट की क्या जरूरत है? कहेगा अरे 2 अंगुल ज्यादा ले लो, ज्यादा ले लो, कम ले लो, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, है कि नहीं? लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां इतना माइन्यूट मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ जाती है। अगर इतने माइन्यूट मेजरमेंट से आप चूक गए तो बड़े हादसे हो सकते हैं। एरोप्लेन में कई ऐसी चीजें लगती हैं, कैपेसिटर में लगती हैं, आपके घर में अप्लायंसेस में लगती है, जहां इतना माइक्रो लेवल पे आपको मेजरमेंट एक्यूरेट होना चाहिए। अगर इतना माइक्रो लेवल पे आपका मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं है तो आप बड़े नुकसान में पड़ सकते हैं, कोई बड़ा हिस्सा हो सकता है, ठीक है ना। आमतौर पे तो नहीं जरूरत पड़ती है, आमतौर पे 1 मिलीमीटर से कम दूरी को आदमी छोड़ देगा भाई, है कि नहीं? अगर मान लिया कोई चीज, मान लीजिए स्केल है ऐसे, ये स्केल ऐसे लंबी है, यहां पे केवल मैंने डिवीजन करके दिखाया, और कोई मान लीजिए लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो लेंथ यहां तक आ गई, यहां तक आ गई, ठीक है ना। तो यहां तक पूरा सेंटीमीटर मेजर करेंगे और प्लस 1 मिलीमीटर और प्लस ये डिस्टेंस छोड़ देंगे। लेकिन कभी कभी वो डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई मेजरमेंट ऐसे होते हैं, भी कुछ देर बाद ही आपको बताएंगे, वर्नियर स्केल और स्क्रू गेज। तो वर्नियर स्केल और स्क्रू, ऐसे आपका लीस्ट, आपका रिजोल्यूशन क्या होता है मीटर स्केल से, 1 मिलीमीटर, लेकिन वर्नियर का रिजोल्यूशन क्या है, 0.01 मिलीमीटर। मतलब वहां तक की दूरी को भी एक्यूरेटली वो मेजर कर लेता है। और कहीं कहीं इस तरह के मेजरमेंट की बहुत आवश्यकता हो जाती है, ठीक है ना। कहीं कहीं इस तरह का मेजरमेंट बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो अब सिग्निफिकेंट फिगर से मतलब क्या है? जैसे कोई भी मेजरमेंट आपने कहा 23.24 सेंटीमीटर, आपने कहा 23.24 सेंटीमीटर, तो यहां इसमें 23.2 तो सर्टेन डिजिट्स हैं, 23.2 सर्टेन डिजिट है, और चौथा जो है वो क्या है, अनसर्टेन डिजिट। जैसे मान लीजिए यहां पे आपने मेजर किया, तो 1 मिनट, तो यहां तक मान लीजिए आपका आ गया 1 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक आ गया 1 मिलीमीटर। तो इसका मेजरमेंट अगर आप करेंगे इस डिस्टेंस का, तो आप कह देंगे 1.1। अब इसको तो आप मेजर कर नहीं पा रहे हैं, 1 सेंटीमीटर से और 2 सेंटीमीटर के बीच की दूरी तो आप मेजर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो कितनी डिजिट्स आप, कहां तक आप सर्टेनली मेजर कर सकते हैं, 1.1 तक सर्टेनली। अब अगर आपने कह दिया 1.12 तो 0.02 अनसर्टेन है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स देखिए लिखा भी हुआ है, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट आर द फिगर्स ऑफ डिजिट दैट आर नोन विद सर्टेनिटी प्लस 1 दैट इज अनसर्टेन लास्ट डिजिट। किसी भी मेजरमेंट के जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो सर्टेन डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स को मिला के बनते हैं। जैसे अगर मान लिए मेजरमेंट की वैल्यू 23.24 आ रही है, तो 23.2 आपने सर्टेनली मेजर कर लिया, 23.2 सेंटीमीटर तो सर्टेनली है, लेकिन ये 0.04 जो है वो अनसर्टेन है। तो टोटल नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट इज द सिग्निफिकेंट डिजिट इन अ मेजरमेंट। ये बात सब लोग समझ गए कि नहीं समझ गया? ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए? आप लोग कहेंगे फालतू इतने 0.001 पे हम कहें, हम तो हम कहेंगे ले जाओ 4 सेंटीमीटर और ले जाओ, लेकिन कहीं कहीं ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे भी कम मेजरमेंट कहीं कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको पता होना चाहिए, किन रूल से सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। 7-8 रूल है, ठीक है ना। हालांकि ये रूल हमको भी भूल जाता है, उसका बहुत एप्लीकेशन नहीं ना होता है, जो सवाल आते हैं वो मोटा मोटा लग जाते हैं, तो एकदम एक्यूरेसी से सारा रूल्स 8-10 रूल्स हमको भी भूल जाता है।
ठीक है ना। वैसे ज़्यादातर तो याद है, एक दो तो भूल जाता है, तो आपके पास ये रिटर्न है, ये स्लाइड जरूर आपके पास रिटर्न होनी चाहिए कि कौन कौन से रूल हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे नीट में, एक तो बहुत कम आएंगे इस पार्ट से, ठीक है ना, एक तो बहुत कम आएंगे, डायमेंशन एनालिसिस से क्वेश्चन आएंगे, एरर एनालिसिस से आएंगे, ठीक है ना, सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ से रेयर केस में आ सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से, क्वेश्चन किस तरीके से दिया होगा, एक मेजरमेंट दिया होगा और उसमें आपसे कहेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स को मेजर करने का, काउंट करने का जो तरीका है वो 8-9 रूल्स हैं, देखिए लाइन से लिखा है, उसमें से मैं आपको सारे रूल्स बढ़िया से एक बार समझा दे रहा हूं और इसका स्लाइड जरूर देखिएगा, बाकी स्लाइड चाहे देखिए चाहे ना देखिए, ठीक है ना। सबसे पहली बात, जितने नॉन जीरो मेजरमेंट हैं सब सिग्निफिकेंट होते हैं, जितने नॉन जीरो हैं, देखिए ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल 1984 चारों क्या है, नॉन जीरो है, कोई जीरो है। तो अगर किसी मेजरमेंट में नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो वो सारे तो सिग्निफिकेंट होंगे ही होंगे, पहला नियम। बात समझ में आई। आपको क्वेश्चन किस तरह का आएगा अभी हम बता दे रहे हैं, अभी स्लाइड्स में क्वेश्चन इसके बाद से क्वेश्चंस भी आएंगे 8-10 तो फटाफट कर लीजिएगा, है ना। तो आपको डिजिट, आपको मेजरमेंट दिया होगा और पूछेगा इस मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट हैं, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। तो आप किन नियमों से डिसाइड करेंगे। पहला नियम कि जितने भी नॉन जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे, नॉन जीरो काउंट कर लेंगे, वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1984 में 4 नॉन जीरो हैं तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, पहला नियम। ये पहला नियम सब लोग समझ गए, बोलिए भाई, अच्छे समझ गए, एकदम बढ़िया समझ जाइए। अभी तेज पेस पे चलते तो हम कहते कि ये 8-9 रूल है, इसको देख लिए सवालों पे आइए लेकिन अब ऐसे ऐसे धीरे धीरे, है ना, कुछ दिन तक। अब देखिए ऑल द जीरो, ध्यान से देखिए, बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी जीरो, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच होंगे वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। पहली बात तो ऑल नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। उसके बाद अगर जीरो हैं लेकिन जीरो इस प्रकार से हैं कि उसके अगल बगल की दोनों डिजिट सिग्निफिकेंट है तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट होंगे। ये बात सब लोग समझ गए, बोलो बेटा 100%। ये बात सिग्निफिकेंट डिजिट समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। 5 उंगली है, उसको हम बता देंगे, थोड़ा सा बता देंगे, दिमाग में ना बनाइए कुछ भी। मान लियो कोई बात नहीं आई तो फर्स्ट गो है ना, मान लियो एक बात नहीं आई फिर आएगी, बहुत सी आई भी, है ना। तो देखिए इधर देखिए क्या है कि ऑल द जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर मान लीजिए जीरो आ गया, अगर मान लीजिए जीरो आ गया तो जीरो अगर नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो बैठा है छिप के, 2 नॉन जीरो डिजिट्स हैं अगल बगल, बीच में जीरो छिप के बैठा है तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। और अगर इस तरीके से आया 0 1 2 3 4 तो नॉन जीरो के बीच नहीं है ना जीरो। अगर जीरो, देखिए पहली बात जितने नॉन जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट है, पहला नियम। दूसरा नियम, अगर जीरो है और उसके अगल बगल नॉन जीरो हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट है। बोलिए बोलिए, जैसे कोई व्यक्ति जीरो है लेकिन उसके अगल बगल बड़े बड़े लोग हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए अगला रूल, देखिए रूल 3, ऑल द जीरो टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ऑल द जीरो टू द लेफ्ट, तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। ऑल द जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज नॉन सिग्निफिकेंट। यही ना कह रहा है, कितना सिंपल रूल है, 8-10 रूल है, देख लीजिए। आपके नीट में अगर कभी खुदा ना खास्ता सवाल आ गया, बहुत रेयर आता है, तो यही पूछता है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स दिस मेजरमेंट हैज। तो रूल को अप्लाई करिए और गप से मारिए, टप से आंसर आएगा। गप से मारेंगे और टप से आंसर आएगा। तो देखिए क्या है, ऑल द जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। इधर देखो, तो जैसे ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, 1 क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, इसके लेफ्ट में जितने भी जीरो हैं वो क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट।
तो इस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने होंगे? 3, 108। भाई बीच वाला जीरो तो नॉन जीरो के बीच है तो वो तो सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन ये दो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे और ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा। तो इस मेजरमेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने? इधर देखो 3 है, ठीक है ना। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं? 3 है। तो 3 नियम समझ गए? बोलो भाई 100% समझ गए? हाँ, इसका साइक्लो स्टाइल जरूर देखिएगा, इसको नोट से जरूर देखिएगा, 8-9 नियम है इसके। अच्छा अगला देखिए, इफ द नंबर इज लेस देन 1, zeros on the right of the decimal point but to the left one of the first non-zero digits are not significant। इसका मतलब समझिए, अगर कोई नंबर ऐसा है, अगर कोई मेजरमेंट ऐसा है जो 0 से कम है, जो 1 से कम है, अगर कोई मेजरमेंट ऐसा है, खूब ध्यान से देखिए, जो 1 से कम है, कोई मेजरमेंट ऐसा आया जो 1, जिसकी वैल्यू 1 से कम है, एग्जाम्पल के तौर पे ये, इसकी वैल्यू 1 से कम है ना, बोलो भाई। अगर इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट पूछा जाए तो कैसे बताएंगे आप? तो इसका नियम यह है, अगर इस तरह का केस आ गया, आपके पास सीधे सवाल आएगा कि फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स मेजरमेंट में। दूसरे तरह का सवाल कि दिस डिजिट हैज हाउ मच सिग्निफिकेंट फिगर, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास आएंगे। तो ये नियम है, नियम को अप्लाई करिए, घप से मारेंगे टप से आ जाएगा, ठीक है ना। इसको देखिए, अगर नंबर 1 से छोटा है तो 0 ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द, 0 ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट यानी इधर, बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इस फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ये है, फर्स्ट नॉन जीरो ये है, इसके लेफ्ट में और डेसिमल के इधर ये क्या होगा? नॉन सिग्निफिकेंट। बात समझ में आ रही ना? वही कह रहा है, इफ द नंबर is less than 1, 0 on the right of the decimal point but to the left of first non-zero digit are non-significant। जैसे एग्जाम्पल में अगर ये मेजरमेंट दिया है तो इस मेजरमेंट में केवल दो, देखिए इस मेजरमेंट में केवल 2, 3, देखिए गौर से देखिए, केवल 2, 3, 0, 8, केवल 2, 3, 0, 8, ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट ही हैं केवल। बात समझ में आ रही ना? तो अब तक कितना रूल देखे? पहला रूल कि सब नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है, देखो इधर देखो बेटा, सब नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है। और दूसरी बात, अगर जीरो है और उसके अगल बगल दोनों नॉन जीरो हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट है। ये देखे। उसके बाद देखिए कि अगर क्या कहते हैं ये, उसके बाद देखिए अगर जीरो सिग्निफिकेंट के इधर है, राइट पे है, तो वो भी क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट है, ठीक है ना। अगर नंबर 1 से छोटा है, अगर नंबर 1 से छोटा है, कोई मेजरमेंट 1 से छोटा है, तो उसमें जो भी जीरो फर्स्ट सिग्निफिकेंट, जो भी जीरो डेसिमल के इधर हैं, डेसिमल के इधर हैं और फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के इधर हैं, वो भी नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है ना। बात समझ में? और सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब क्या है? जहां तक हम सर्टेनली मेजर कर सकें प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, ये सिग्निफिकेंट है, ठीक है ना। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी मेजरमेंट में ज्यादा है तो उसकी एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट ज्यादा होगा। जैसे 2 टर्म होता है, एक्यूरेसी और प्रिसिशन, अभी हम बता दे रहे हैं, इसके बाद समझाएंगे। तो मोटा मोटा जान लिए, अगर किसी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू ज्यादा है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू ज्यादा कब होगी? जब सर्टेन मेजरमेंट ज्यादा होगा। जितना ज्यादा सर्टेन मेजरमेंट होगा उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो अगर किसी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब वो मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है, यानी ट्रू वैल्यू के पास है। भाई कोई भी आप मेजरमेंट करते हैं, थोड़ा मोड़ा एरर उसमें रहता है, चाहे वो 0.00001 का ही हो, लेकिन होता है। आप सेंटीमीटर स्केल से मेजर करते हैं तो क्या उसमें मेजर एरर नहीं होता है? लेकिन उतने एरर की आपको जरूरत नहीं है, उतने एरर पे आपको माथा पच्ची नहीं करनी है। नॉर्मली उतने एरर पे आपको टेंशन नहीं लेना है। कह रहे 0.01 सेंटीमीटर, अगर मान लिया आप कहीं कपड़ा खरीदने गई और नापने वाले ने आपसे 0.01 सेंटीमीटर कम नाप दिया कपड़े पे, तो क्या आप मारपीट करेंगे कि इतना कम क्यों दे दिया, इतना कम क्यों दे दिया? उतने को आप छोड़ देंगे, अरे ले जाओ 2 सेंटीमीटर और ले आओ, क्वालिटी बढ़िया दो, अच्छे से व्यवहार करो। लेकिन कहीं कहीं उतना फ्रैक्शन ऑफ मेजरमेंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
कुछ कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां उतना माइक्रो लेवल पे आपने मेजरमेंट में गड़बड़ी कर दी तो आपको बड़े लॉसेस हो सकते हैं। तो वहां के लिए मतलब मेजर आपको करना आना चाहिए ज्यादा एक्यूरेट वे में, ये कहने का मतलब, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट, देखिए रूल 5, द ट्रेलिंग जीरो टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट। जो ट्रेलिंग जीरो है यानी जीरो टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट, जैसे किसी मेजरमेंट में कोई नॉन जीरो डिजिट है और उसके लास्ट में जो जीरो है उनको ट्रेलिंग जीरो कहते हैं, उनको क्या कहते हैं। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस केस में ट्रेलिंग जीरो क्या है, ए है, ए है ना, ये है, ये भी सिग्निफिकेंट है। और ये वाला जो जीरो है ये तो 1 और 8 के बीच है, तो ये सिग्निफिकेंट है, ये है। ये वाला जो जीरो है वो 1 और 8 के बीच में है, तो सिग्निफिकेंट है, ये है। और ट्रेलिंग जीरो क्या है बताइए, फर्स्ट, जैसे द ट्रेलिंग जीरो टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट, द जीरो टू द लास्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट, ये भी क्या है, ये भी क्या, ये क्या कहलाएगा, ट्रेलिंग जीरो टू द लास्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ऐसे डिजिट में जहां डेसिमल पॉइंट है वो ट्रेलिंग जीरो कहलाएगा। तो ट्रेलिंग जीरो भी सिग्निफिकेंट होता है। अगर कोई मेजरमेंट है जिसमें डेसिमल है, अगर कोई मेजरमेंट है, एक बात को ध्यान, इसमें डेसिमल है, कंडीशंस देखती जाइए, डेसिमल पॉइंट है, तो उसके जो ट्रेलिंग जीरो होंगे, ट्रेलिंग जीरो का मतलब क्या होगा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट में जो पॉइंट है वो भी सिग्निफिकेंट होंगे, ये कहने का मतलब। बात समझ में? जैसे ये वाला मेजरमेंट है, देखिए 01.080, ये मेजरमेंट है, इसमें ये जीरो ट्रेलिंग जीरो है, ये जीरो क्या है, ट्रेलिंग जीरो है। तो ये जीरो तो सिग्निफिकेंट है, ये है, देखिए ये जीरो तो सिग्निफिकेंट है ही, ये लास्ट वाला 8 सिग्निफिकेंट है ही, नॉन जीरो है, ठीक है ना। और ये वाला जीरो दो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच तो सिग्निफिकेंट है ही, और ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, नहीं है ना। ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट किस लिए नहीं है, ऊपर का रूल बताइए किस रूल से नहीं है, इस रूल की वजह से, इस रूल की वजह से नंबर 1 से कम है और डेसिमल के इधर है या फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के इधर है, इस रूल की वजह से ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अगर ये क्वेश्चन नीट में आ जाए और पूछ ले कि इसमें कितने नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, तो आप कहेंगे 1 तो है ही, और 1 और 8 के बीच में ये जीरो है तो ये भी है, 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। आप ठप से मार देंगे आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। ये हमको भी भूल जाता है, हालांकि क्वेश्चन आता तो सही हो जाता है, लेकिन लाइन से सारे रूल्स जो 8 नोट हैं वो एक बार आप देख लेंगे। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है बेटा, क्लियर है, सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ रहा है? हाँ, और ऐसा भी दिमाग में बनाइए कि आपको आ रहा है, ऐसे करते करते, अरे देखिए सुनिए, जैसे मान लीजिए एक बात होती है ना, गिलास आधा भरा है कि आधा खाली है। अगर आप सोचेंगे आधा भरा है तो पूरा भर ले जाएंगे, और अगर आप सोचेंगे कि आधा खाली है, मैंने बताया ना कुछ लोग 95% नंबर पाते हैं तो भी परेशान रहते हैं, अरे 95 आ गया यार, कैसे यार, मेरा 99 आना चाहिए था। तो एक दिन उनके साथ ऐसा होता है कि वो किसी काम लायक नहीं बचते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी चीज के शिकार ना होइए। आप फर्स्ट गो में जा रहे हैं और अच्छी शीट लगा रहे हैं, इंडिया की बेस्ट शीट लगा रहे हैं, सारे सवाल लगा रहे हैं, इवन इफ यू आर गेटिंग 50% यू शुड बी हैप्पी एंड यू शुड ट्राई टू मेक इट 100% इन सेकंड थर्ड राउंड। और जो बच्चे 2-4 बच्चे ऐसे भी हैं जो पहली राउंड में कर ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। अच्छा अब देखिए अगली बात देखिए द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। अगर कोई नंबर है जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इसमें यह नियम लगेगा, जो ट्रेलिंग जीरो टू अ नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। तो ये ट्रेलिंग जीरो जो है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है,
ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे यहां भी तो ट्रेलिंग जीरो है, ये दोनों ट्रेलिंग जीरो है ना, लेकिन इस मेजरमेंट में डेसिमल नहीं है, तो ये ट्रेलिंग जीरो इस केस में सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अगर डेसिमल होता तो ट्रेलिंग जीरो भी सिग्निफिकेंट होते, लेकिन ये ट्रेलिंग जीरो, ये बाद के जीरो जो हैं, देखिए रुक जाइए, चूंकि डेसिमल नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, और ये जीरो तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के पहले है, तो वो जीरो तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं। अब ये जीरो सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसके अगल बगल दो सिग्निफिकेंट है, ठीक है ना? है? इसी पॉइंट नहीं लगाया इसीलिए नहीं होगा, वही ना कह रहा है द टेलिंग जीरो इन नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, इसीलिए नहीं होगा ना, डेसिमल पॉइंट नहीं है इसीलिए, तो यही तो नियम है। तो देखिए, अब आप देखिए ये ट्रेलिंग जीरो, ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे क्योंकि इस नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है, डेसिमल पॉइंट होता तो हो जाते। तो ये दो जीरो तो सिग्निफिकेंट है नहीं, ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट है, और ये वाला जीरो पहले आ रहा है तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, और वन तो नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट होंगे ही होंगे। तो अगर इस कैलकुलेशन में पूछा जाए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तो 3 आ जाएंगे। इस तरह से सारे रूल्स को आप देख लीजिए, बात समझ में आ रही ना? इससे क्या सीख मिलती है कि अगर आप जीरो भी हैं और अगल बगल दो लोग मजबूत हैं तो आप भी कुछ हैं, ठीक है ना? आप भी कुछ हैं। बात समझ में आ रही है? ये देखिए, बात करते करते पूरा पानी ही मार दी। देखिए, अब नेक्स्ट देखिए व्हेन द नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए, अगर जैसे किसी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करने से उसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते। अगर किसी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए तो उसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते। जैसे मान लीजिए ये 32 है, ठीक है ना? 32 को ऐसे भी लिख सकते हैं 3.2 इंटू 10 टू द पावर -1 लिख सकते हैं, बोलो भाई। 32 को ऐसे भी लिख सकते हैं 0.32 इंटू 10 टू द पावर -2। क्या देखो अच्छा प्लस सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। जैसे 32 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 32 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 32 को ऐसे भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो अगर इसको 10 के पावर इसमें हम रिप्रेजेंट कर दें किसी क्वांटिटी को तो उसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते हैं। जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इसमें है वही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें भी है, और वही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें भी है, और वही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें भी है, सब में 2 है। यही कह रहा है। बात समझ में आ रही है ना भाई? समझ में आ रही है? तो ये रूल रिटर्न है और ये लास्ट चैप्टर है जिसमें हम लोग इस तरीके से करके इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद एडवांस वाले में तो 100% केवल क्वेश्चंस रहेंगे। जो क्वेश्चंस 19-20 रहेंगे तो रिलेवेंट इन्फॉर्म कॉन्सेप्ट डिस्कस हो जाएंगे, और नीट वाले में सारे कॉन्सेप्ट मैं ऐसे रिटर्न बताऊंगा और ये आपका नोट्स के रूप में होगा, इससे मिला लीजिएगा। बात समझ में आ रही ना? मिला लीजिएगा, बात खत्म। हालांकि ये भी तरीका गलत नहीं है, ये भी सही है, आपके पास वही समझा के वही चीज आपके पास है, ठीक है ना? अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, हाँ ये बात हो गई। व्हेन द नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म द एक्सपोनेंशियल टर्म्स डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जांपल दिस, इन सबका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 3 ही होगा। यही बात बता रहा है। चाहे नंबर को ऐसे लिखिए, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, चाहे नंबर को ऐसे लिखिए, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, चाहे नंबर को ऐसे लिखिए, सब एक ही बात ना है, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, ऐसे लिखिए तो भी सिग्निफिकेंट फिगर सेम है। एक बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट देखिए, रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें क्या है कि जब भी कोई 2 मेजर्ड क्वांटिटी को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, जब भी 2 गिवन फिजिकल क्वांटिटीज को जब भी कोई 2 गिवन मेजरमेंट्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे
तो रिजल्टेंट जो क्वांटिटी आएगी उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही रहेंगे जो लीस्ट जो कि उस क्वांटिटी में था जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। कहने का मतलब ये है कि ध्यान से देखिए, जैसे मान लिया 2.3 एंड 6.24 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2.3 और 6.24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी आएगी उस फिजिकल क्वांटिटी का नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 है और इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3 है। बस 2 मिनट और, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 है और इसमें कितना है? 3 है। तो जो हमारी क्वांटिटी आएगी उसका नंबर ऑफ, ये आखिरी बात है आज की पीरियड की, उसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही होगा, 3 नहीं होगा। क्योंकि सीधी सी बात है कि कोई भी चेन कितनी मजबूत होती है, कोई भी चेन कितनी मजबूत होती है, उसकी सबसे कमजोर कड़ी जितना मजबूत होती है। मान लिए चेन बनी है कई छोटे छोटे मोतियों को पिरोकर, मान लिए चेन बनी है, तो कुछ मोती बहुत मजबूत है, कुछ मोती की बाउंडिंग बहुत मजबूत है, लेकिन उस चेन की मजबूती क्या होगी? चेन की मजबूती सबसे कमजोर कड़ी की मजबूती के बराबर होगी, क्योंकि वहां से चेन टूट सकती है। सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होने का मतलब क्या है? कि मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है ना। तो अब जैसे इसको मल्टीप्लाई किया तो जो क्वांटिटी आएगी उसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर उतना ही होगा जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दोनों में से जिसका है। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, मल्टीप्लाई करके दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन इज करेक्ट। तो आप ये देखेंगे कि 3-4 ऑप्शन दे देगा, कहीं मल्टीप्लाई करेगा, कहीं डिवाइड करेगा, कहीं ऐड करेगा, कहीं सब्ट्रैक्ट करेगा, तो आप उस वाले पे करेक्ट मानेंगे जिसमें जो आंसर आएगा वो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जल्दी से यहां देखिए, इस बात को देखिए, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द रिजल्टेंट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऑफ दैट टर्म इन द ऑपरेशन विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। बात समझ में आ रही ना? जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट लेसर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के बराबर होगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल ये दिया है, इसमें से इसको माइनस किया है, इसमें से इसको माइनस किया, सुनिए, तो इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? बोलिए 3, और इसमें कितने हैं? तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो ये आएगी, पहले तो ये आएगी, फिर राउंड ऑफ करेंगे तो ये आएगी, ये आंसर करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसमें 1 डेसिमल प्लेसेस है, इसमें 3 है, तो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक हमारा आंसर आना चाहिए, तो हमारा पॉइंट बनाएगा। बात समझ में आ रही ना? इसको, हाँ। अब रूल 2, इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट इज सेम एज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी ऑफ द फैक्टर। वही मैंने बताया कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं दो क्वांटिटी को, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर से मतलब मेरा ये है कि कितना एक्यूरेट है मेजरमेंट। तो अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करें दो क्वांटिटीज को, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो रिजल्टेंट में आएगा वो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा किसी भी एक फैक्टर का जिससे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो बेटा, तो ये आ रहा है, तो इसके अंदर लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना है? 2, इसमें 2 है, इसमें कितना है? 3, और इसमें क्या है? 2। तो इनमें कम कौन है? 2। तो रिजल्ट में जो आएगा वो दो ही सिग्निफिकेंट फिगर तक आएगा। तो अगर ऐसे 4 ऑप्शन दे दिया, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, तो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो आप करेक्ट वाला देखेंगे कि जो लीस्ट नंबर इधर होगा वही यहां आना चाहिए। ये नहीं कि इसका कैलकुलेशन आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक कर दें, ऐसा नहीं होगा। जो रिजल्ट आएगा वो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में ही एक्सप्रेस होगा। तो इन दोनों में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? 2, तो यहां पे 2 ही आएगा। अब बात समझ में आ गई? अब प्रश्न लगाइएगा तो चीजें और साफ होंगी, ठीक है ना। अब आप जाइए बाहर।